अक्सर जब दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के बारे में सोचा जाता है, एक रहस्यमयी तस्वीर उभरती है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वो किसी और ही दुनिया के थे। बिल्कुल। एल्बर्ट आइंस्टाइन ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज सुलझा रहे हैं। या लियोनार्डो दा विंची कैनवस पर मोनालिसा उकेर रहे हैं। सही का। या आज के दौर में इलोन मस्क मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की योजना। राइट। इन सबको देखकर एक आम सवाल उठता है। क्या ये लोग पैदाइशी जीनियस थे? क्या इनकी महानता इनकी डीएनए में थी? देखिए, ये धारणा बहुत गहरी जड़ों तक फैली हुई है। जब किसी इंसान को कामयाबी के उस शिखर पर देखा जाता है जहां पहुंचना आम लोगों के लिए नामुमकिन सा लगता है, तो उसे बस किस्मत या गॉड गिफ्टेड टैलेंट का नाम दे दिया जाता है। एग्जैक्टली। और इसके पिछले बहुत गहरा साइकोलॉजिकल रीजन भी है। अगर कोई पैदाइशी जीनियस है तो बाकी लोगों को खुद से ये चुभता हुआ सवाल नहीं पूछना पड़ता कि वो खुद वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाए। ओह, मतलब ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, हाँ अपनी कमियों को छुपाने का। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं, खासकर रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब मास्टरी के रिसर्च और कॉग्निटिव साइकोलॉजी के कई पेपर्स, वो इस पूरी धारणा को सिरे से खारिज करते हैं। यानी ये पैदाइशी जीनियस वाली बात पूरी तरह सच नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन सोर्सेज को खंगालने पर जो सच सामने आता है वो ये है कि किसी भी फील्ड में मास्टरी या चरम महारत हासिल करना कोई चमत्कार नहीं है। ये एक लॉजिकल और कई बार बेहद उबाऊ प्रक्रिया है। और यही आज की इस गहरी चर्चा, हमारे इस इन डेप्थ एनालिसिस का मेन मिशन है। हम इस मास्टरी के पीछे के साइंस को डीकोड करने वाले हैं। ये बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह है। वीडियो गेम? वो कैसे? देखिए, जब कोई खिलाड़ी गेम में बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच जाता है तो नए खिलाड़ियों को लगता है कि इसके पास कोई चीट कोड है। अच्छा हाँ, वो बिना देखे ही दुश्मनों को हरा रहा होता है। एग्जैक्टली। लेकिन असलियत में कोई चीट कोड नहीं होता। उसने बस गेम के रूल्स को इतनी गहराई से समझा है कि वो उसके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन गया है। आज हम उसी प्रक्रिया के 3 सबसे बड़े चरणों को समझेंगे। ये वीडियो गेम वाली उपमा इस बात को समझने के लिए बहुत सटीक है। तो इस प्रोसेस का जो सबसे पहला और बुनियादी चरण है उस पर आते हैं, जिसे लाइफ टास्क यानी जीवन के लक्ष्य की पहचान कहा गया है। ये सुनने में थोड़ा फिलोसफिकल लग रहा है। बचपन से ही उनके अंदर एक खास आवाज थी। एक आवाज? मतलब कोई नेचुरल झुकाव? हाँ, कोई ऐसी एक्टिविटी जो उन्हें चुंबक की तरह खींचती थी। जैसे आइंस्टाइन को बचपन में एक कंपास मिला था। वही जिसमें सुई बिना किसी सहारे के घूमती है। सही कहा। उस सुई के घूमने के रहस्य ने उन्हें उम्र भर के लिए ब्रह्मांड के इनविजिबल फोर्सेस को समझने की दिशा में धकेल दिया। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल उलझन आती है। अगर आज के एक आम इंसान की बात करें तो सोसाइटी ऐसे बचपन के शौक को अक्सर फजूल या टाइम पास कहकर खारिज कर देती है। ये बहुत ही आम बात है। वही ना, कोई बच्चा दिन भर कीड़े मकोड़े जमा करता है तो उसे कहा जाता है कि पढ़ाई पर ध्यान दो। आखिर बिल भरने के लिए, घर चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। तो सिर्फ एक शौक के पीछे भागना थोड़ा हवाई नहीं लगता? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और सोर्सेज में इस पर बड़ी गहरी चर्चा है। ग्रीन ये बिल्कुल नहीं कहते कि इंसान को अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर अंधाधुंध किसी शौक के पीछे भागना चाहिए। तो फिर वो क्या सुझाव देते हैं? वो एक फॉल्स पाथ यानी गलत रास्ते के बारे में बताते हैं। जब कोई सिर्फ पैसों के लिए या सोसाइटी की देखा देखी किसी ऐसे करियर में घुस जाता है जिससे उसका कोई अंदरूनी कनेक्शन नहीं है, तो उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि वो इंसान कभी अपने काम में पूरी तरह डूब नहीं पाता। वो बस एक वर्कर बनकर रह जाता है जो घड़ी देखकर काम करता है। हाँ, मतलब बस 9 से 5 की ड्यूटी पूरी कर रहा है। बिल्कुल। इसके विपरीत चार्ल्स डार्विन का एग्जाम्पल लीजिए। बचपन में उनका शौक नेचर और जानवरों को देखना था। उनके पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उन्हें मेडिकल पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, राइट? एग्जैक्टली। अंत में उन्होंने उसी बायोलॉजी की तरफ रुख किया जो उनका लाइफ टास्क था। यानी बात सिर्फ काम करने की नहीं है, बात उस काम के पीछे के मोटिवेशन की है। अगर मोटिवेशन बाहरी है, जैसे सिर्फ पैसा, तो एनर्जी एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। सही बात है। लेकिन अगर मोटिवेशन अंदरूनी है तो काम की थकान भी एक तरह का सुकून देती है। जब काम एक जुनून होता है तो इंसान उसमें वो ध्यान और ऊर्जा लगा सकता है जो कोई और नहीं लगा सकता।
वही आपकी असल ताकत है। वाह, ये तो सच में सोचने वाली बात है। तो ये पहला चरण ये तय करता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। हाँ, अपनी उस नेचुरल ताकत को पहचानना जिसे दुनिया के शोर ने दबा दिया था। चलिए मान लेते हैं कि किसी ने अपनी उस दबी हुई आवाज को पहचान लिया, लेकिन सिर्फ मंजिल तय कर लेने से सफर तो पूरा नहीं होता। एक शुरुआत करने वाले से मास्टर बनने तक का फासला कैसे तय होगा? यहाँ पर दूसरा और सबसे लंबा चरण शुरू होता है, जिसे अप्रेंटिसशिप या सीखने का दौर कहते हैं। ये तो काफी मुश्किल हिस्सा लगता है। ग्रीन के रिसर्च के अनुसार ये पूरी प्रक्रिया का सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है। इस दौर का इकलौता लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सीखना होना चाहिए, पैसा या शोहरत नहीं। ओके, तो इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए? इसके 3 मेन हिस्से हैं। सबसे पहला है डीप ऑब्जर्वेशन, यानी गहरा अवलोकन। डीप ऑब्जर्वेशन को अगर मैं एक स्पंज की तरह समझूं तो कैसा रहेगा? एक सूखा स्पंज जब पानी में डालते हैं तो वो बस चुपचाप पानी सोखता है, उसका अपना कोई रंग नहीं होता। ये बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है। किसी नए फील्ड में जाते ही अपनी राय थोपने के बजाय वहां के माहौल को सोखना जरूरी है। यानी अपने मेंटोर को चुपचाप देखना और सीखना। बिल्कुल। और ये सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं, बायोलॉजिकल भी है। जब कोई चुपचाप अपने मेंटोर को देखता है तो दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। वेट, मिरर न्यूरॉन्स ये क्या करते हैं? ये इंसान को सिर्फ काम करना नहीं सिखाते, बल्कि ये सिखाते हैं कि एक माहिर इंसान किसी प्रॉब्लम को देखकर सोचता कैसे है। साथ ही वहां के लोगों के बीच का पॉलिटिक्स और अनरिटन रूल्स को ऑब्जर्व करना भी जरूरी है। ये काफी जरूरी पॉइंट है। अक्सर लोग टेक्निकल स्किल्स सीख लेते हैं पर माहौल को समझना भूल जाते हैं। अच्छा, ऑब्जर्वेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? दूसरा हिस्सा है स्किल्स एक्विजिशन, यानी कौशल हासिल करना। ये शायद सबसे कड़वा सच है। इस दौर में किसी एक छोटे से स्किल को सैकड़ों हजारों बार दोहराना पड़ता है। मतलब इतनी बार दोहराना कि वो खून में शामिल हो जाए। हाँ बिल्कुल, ताकि वो शरीर की मसल्स और सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाए। लेकिन आज के फास्ट पेस जमाने में जहां सबको तुरंत रिजल्ट्स चाहिए, ये रेपिटेशन तो बहुत बोरिंग लग सकता है। कोई एक ही चीज बार बार करके थक नहीं जाएगा? इसी बोरियत में ही तो सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। जब कोई काम पहली बार करते हैं तो दिमाग के न्यूरॉन्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। लेकिन जब वही काम बार बार होता है तो उन न्यूरल नेटवर्क्स पर माइलिन नाम के पदार्थ की एक लेयर चढ़नी शुरू हो जाती है। ये एक तरह का इंसुलेशन है। ओ, जैसे किसी इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर की प्लास्टिक लेयर? एग्जैक्टली। ये लेयर जितनी मोटी होती है, दिमाग के सिग्नल्स उतनी ही तेजी से बिना रुके दौड़ते हैं। इसलिए जो बोरिंग काम बाकी लोग थक कर छोड़ देते हैं, वही बार बार करना पड़ता है। मास्टरी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये तो सीधे दिमाग की वायरिंग बदलने जैसा है। यानी जो बोरियत से डर गया वो कभी मास्टर नहीं बन पाएगा। सही कहा। और जब इंसान इस बोरिंग प्रैक्टिस को पार कर लेता है, तब आता है तीसरा हिस्सा, एक्सपेरिमेंटेशन, यानी प्रयोग करना। मतलब जब बेसिक समझ आ गए तब अपना स्टाइल जोड़ना। बिल्कुल। जैसे एक म्यूजिशियन पहले सालों तक क्लासिकल म्यूजिक के रूल सीखता है और जब उस पर पकड़ बन जाती है, तब वो अपनी नई धुन बनाता है। तो पहला चरण बताता है क्या करना है और ये दूसरा चरण सिखाता है कैसे करना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, जब कोई ये सब कर लेता है तो वो उस चमत्कार वाले लेवल पर कैसे पहुंचता है? उस चमत्कारिक लेवल के लिए हमें मशहूर 10,000 घंटे का नियम, यानी 10,000 आवर्स रूल की गहराई में जाना होगा। ये रूल तो आजकल पॉप कल्चर में काफी फेमस है, पर इसकी सच्चाई क्या है? जब किसी काम में बिना भटकाव के पूरी तरह फोकस के साथ हजारों घंटे लगा दिए जाते हैं ना, तो दिमाग का एक पूरी तरह से नया लेवल खुलता है, जिसे हाई लेवल इंट्यूशन कहा गया है। हाई लेवल इंट्यूशन? तो क्या इतने घंटों की प्रैक्टिस के बाद इंसान भविष्य देखने लगता है? भविष्य देखना नहीं। जब आप इतना वक्त एक ही काम पर गुजारते हैं, दिमाग छोटे छोटे डिटेल्स को एक बड़े पैटर्न में दिखने लगता है। इसे साइकोलॉजी में चंकिंग कहते हैं। चंकिंग ये कैसे काम करता है? जैसे एक नया चेस प्लेयर बोर्ड देखता है तो उसे 64 अलग अलग खाने और मोहरें दिखती हैं। हर चाल कैलकुलेट करनी पड़ती है। लेकिन एक ग्रैंड मास्टर को अलग अलग मोहरें नहीं, पूरा पैटर्न दिखाई देता है। ओह वाओ, मतलब वो एक एक कदम का हिसाब नहीं लगाता, उसे पूरी तस्वीर एक बार में समझ आती है। जैसे एक एक्सपीरियंस मैकेनिक सिर्फ इंजन की आवाज सुनकर बता देता है कि क्या खराब है। मास्टरपीस बनते हैं जिन्हें दुनिया किस्मत कह देती है। ये तो बहुत ही साइंटिफिक और पावरफुल लग रहा है। लेकिन इन सब के बीच सोर्सेज में एक थोड़ा डराने वाला वार्निंग भी है ना?
कि कोई अपने काम में तो जीनियस हो सकता है पर फिर भी बर्बाद हो सकता है। ये सोशल इंटेलिजेंस वाली क्या बात है? ये वार्निंग बहुत ही जरूरी है। इंसान सिर्फ एक मशीन नहीं, एक सामाजिक प्राणी है। जब आप मास्टरी के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो सोसाइटी हमेशा खुश नहीं होती। लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। हाँ, वो आपको एक खतरे की तरह देखने लगते हैं। जैसे वो हिस्ट्री का एक केस था डॉक्टर इग्नेस सेमेलवाइस का। उन्होंने सबसे पहले खोजा था कि हाथ धोने से अस्पतालों में मौत को रोका जा सकता है। सही याद दिलाया, वो टेक्निकल रूप से बिल्कुल सही थे। पर उनके पास सोशल इंटेलिजेंस नहीं थी। बाकी डॉक्टर्स को उनकी बात चुभ गई और नतीजा ये हुआ कि उन्हें पागलखाने भेज दिया गया। ये बहुत ही सीरियस उदाहरण है। इसलिए सिर्फ काम सीखना काफी नहीं है, लोगों की साइकोलॉजी को समझना होगा। ताकि लोग आपका रास्ता रोकने के बजाय कामयाबी की सीढ़ी बने। बिल्कुल। कब चुप रहना है, कब सीनियर्स को इनसिक्योर फील नहीं कराना है, ये सब उतना ही जरूरी है जितना कि आपकी टेक्निकल स्किल। तो अगर इस सारी डिस्कशन को हम सम अप करें, एक कंक्लूजन निकालें, एक, अपने उस बचपन के जुनून को पहचानना जिसे दुनिया ने फजूल कहा था। हाँ, लाइफ टास्क। 2, अप्रेंटिसशिप के मुश्किल दौर में चुपचाप सीखना, बोरिंग चीजों को बार बार दोहराना और अपना स्टाइल बनाना। और 3, 10,000 घंटे की प्रैक्टिस से हाई लेवल इंट्यूशन हासिल करना और सोशल इंटेलिजेंस से अपने रास्ते को सुरक्षित रखना। ये तीनों स्टेजेस सच में किसी की भी सोच बदल सकते हैं। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का वक्त है। ये देखना जरूरी है कि कोई इस वक्त इन तीनों में से किस स्टेज पर खड़ा है। सही बात है। और इस पूरी डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक आखिरी थॉट छोड़ना चाहता हूं। अगर किसी भी काम में मास्टर बनने के लिए 10,000 घंटे लगते हैं, तो क्या कभी किसी ने यह सोचा है कि वो अनजाने में अपने दिन के कितने घंटे उन चीजों पर बर्बाद कर रहा है जो उसे उसके असली जुनून से दूर ले जा रही हैं? वो 10,000 घंटे का मीटर तो चल रहा है, बस सवाल यह है कि वो किस दिशा में चल रहा है। इस पर जरूर सोचिएगा और ऐसी ही गहरी चर्चाओं के लिए पावर बुक हब के साथ जुड़े रहिए।